हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड इन टुडेज वीडियो मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 टू 1200 इंग्लिश मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। आपको बताना चाहूंगा कि मैंने हिंदी मीडियम में ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं, तो आज की ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है, आप इसको सर्च करें और वहां पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1। आपको टेलीग्राम ओपन करना है और सिंपली वहां पे ये जो यूजर नेम है आपको सर्च मारना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डू यू अग्री विद द आइडिया दैट द गुप्ता पीरियड वॉज अ गोल्डन एज। तो हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो गुप्ता पीरियड था, क्या वो सच में एक गोल्डन एज था या नहीं था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के सामने एक मैप नजर आ रहा होगा आपको, ये गुप्ता एम्पायर था पूरा। आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्थ से बाद यहाँ पे आप साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे तो ये पूरे एरिया में आपको गुप्ता एम्पायर देखने को मिलता है। मतलब एम्पायर तो बहुत बड़ा था। अब देखिए, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो मैं आपको वन बाय वन दोनों चीज़ें बताऊंगा कि फेवर में कौन है, अगेंस्ट में कौन है। जो लोग फेवर में हैं वो ये कहते हैं कि कल्चरल फ्लोरिशिंग का टाइम था। सो गुप्ता पीरियड में आप देखोगे एक रिमार्केबल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है इंडियन कल्चर की, जिसमें आप देखोगे एडवांसमेंट्स होते हैं क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में। और आप देख सकते हो इसको कालिदास के वर्क में, आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके वर्क्स आप देखोगे तो भाई मतलब इंडियन कल्चर में इनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, कालिदास वगैरह का, ठीक है। तो वो इसी टाइम के थे। साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल अचीवमेंट्स, तो इसी टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हो जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है वो इसी टाइम पर आया था। हम कहते हैं जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, तो वो इसी टाइम की बात है। और इसके अलावा एंड द डेसिमल सिस्टम वॉज रिफाइंड, ठीक है। इसी के बाद से जो हमारा डेसिमल सिस्टम होता है वो भी यहाँ पे रिफाइंड होता है। आगे बढ़ते हैं। एडिशनली एस्ट्रोनमर्स लाइक आर्यभट्ट जो कि एक बहुत बड़े एक रिनॉन्ड एस्ट्रोनोमर हैं, वो भी इसी टाइम के थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दिए हैं अपने सोलर सिस्टम वगैरह और जो प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है, जिसको आप प्लैनेटरी मूवमेंट्स कहते हो, उसको समझने में। आगे बढ़ें। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सो गुप्ता पीरियड के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो फ्लरिश हुआ। जैसे कि जो केव हैं, जो गुफा हैं अजंता एंड एलोरा की, जिसमें आप देखोगे कि कितना बढ़िया आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको उसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे टेम्पल आर्किटेक्चर इस पीरियड का बहुत ज़्यादा फेमस था और आज भी आप उसको देखोगे तो आपको उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर है पॉलिटिकली स्टेबिलिटी। आप देखोगे गुप्ता पीरियड में जो गुप्ता एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ओके, आप देख सकते हो कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे जो रूलर, और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, ये ऐसे माने जाते हैं कि इनके टाइम पे प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी। मीन्स इनके टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी थी। आगे बढ़े अगर हम, तो अब कुछ लोग इसके अपोजिशन में भी हैं। देखो, जो लोग सपोर्ट में वो मैंने आपको बता दिया। अब जो लोग इसको अपोज करते हैं कि नहीं गोल्डन एज नहीं था, वो क्या कहते हैं आइए देखें। सोशल इनइक्वालिटीज, तो जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कि गुप्ता पीरियड में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इस टाइम पे सोशल हायरार्की भी थी। मीन्स यहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, उसके बाद सारा फायदा है ब्राह्मण वैश्य तक था, बस थोड़ा मतलब बहुत कम फायदा हुआ, लेकिन शूद्र की तो हालत बिल्कुल ज़्यादा ख़राब थी। सो इतना ज़्यादा रिजिड कास्ट सिस्टम था, तो गोल्डन एज कहाँ से हुई, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज़ जो है फॉर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल एडवांसमेंट्स वर ऑफन लिमिटेड। जो अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर पाओ और कल्चरल एडवांसमेंट कर पाओ, वो बहुत लिमिटेड लोगों तक थी अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर लोगों को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, खासकर जो ब्राह्मण्स थे, जो एलीट थे, उन्हीं के पास थी अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, सो यहाँ पे क्या है कि प्रोस्पेरिटी तो होती है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन गुप्ता पीरियड के अंदर आप देखो कि इक्वली सभी को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डिपेंडेड हैविली ऑन द पीजेंट्स। देखो,
इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीजेंट्स पे डिपेंड होती है अगर वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ठीक है, और जो लेबर है। एंड देयर इज एविडेंस दैट मच ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी एंड हार्डशिप। और हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि इनके टाइम की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी में जी रही थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलों में जी रही थी, हार्डशिप बहुत ज़्यादा थी। आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस डिस्टिंक्टनेस, ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो गुप्ता पीरियड था उसमें हिंदुइज्म जो है वो रिवाइव हो रहा था। और आप ये भी एक्नॉलेज करोगे, इंपॉर्टेंट है करना, कि बुद्धिज्म जो कि एक इंपॉर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस फोर्स थी पहले के टाइम में, अब ये गुप्ता पीरियड में थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लगता है और हिंदुइज्म जो है वो थोड़ा रिवाइव होने लगता है, ठीक है। हिंदुइज्म का तो रिवाइवल हो रहा है लेकिन जो बाकी रिलीजन है वो थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहे हैं। So this decline can be attributed to a combination of several factors like including state patronage of Hinduism। आप कह सकते हो कि इसके डिक्लाइन का सबसे मेन रीजन ये हो सकता है कि जो स्टेट था, मींस जो गुप्ता एम्पायर है वो कहीं ना कहीं पैट्रोनेज, मतलब आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था हिंदुइज्म को। एंड द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे जो गुप्ता एम्पायर के रूलर्स थे। सो ये आप इसमें समझ सकते हो। रीजनल वेरिएशंस, तो गुप्ता एम्पायर में जो गोल्डन एज थी वो इक्वली, आपने देखा गुप्ता एम्पायर कितना बड़ा था, अब वो हर जगह सेम डेवलपमेंट्स नहीं हुए। सो द टेंडेंसी टू पोर्ट्रे द गुप्ता पीरियड एज गोल्डन एज फोकसेस ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द मिडल गंगा रीजन। जो गंगा का जो प्लेन है, जो नॉर्थ इंडिया है, उसके आसपास ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा था। हाउएवर आप इंपॉर्टेंट है ये जानना कि टू रिकॉग्नाइज दैट द गुप्ता एम्पायर वाज नॉट अ मोनोलिथिक एंटाइटी बट अ कलेक्शन ऑफ रीजनल किंगडम्स। आप ये कह सकते हो कि इसमें बहुत सारे रीजनल किंगडम्स को जोड़कर एक बहुत बड़ा गुप्ता एम्पायर बना था, ठीक है, बहुत सारे टेरिटरीज को जोड़कर। तो हर टेरिटरी के अंदर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये बेसिकली आप नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट देख सकते हो, रीजनल वेरिएशंस थी। तो इन कंक्लूजन आप कह सकते हो गुप्ता पीरियड था भाई, कल्चरल ग्रोथ हुई इस टाइम पे, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हुई, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स भी मिली, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा रहा। सो इसमें तो आप गोल्डन एज इसको मानोगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत ज़्यादा थी। कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, रिलीजियस एक्सक्लूसिविटी है, मींस एक रिलीजन को पूरा सपोर्ट करना स्टेट के मतलब तरफ से, तो ये भी गलत है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि ये डिबेट है। गोल्डन एज के बारे में आप एक चीज़ नहीं कह सकते कि हाँ इसने कह दिया तो ये गोल्डन एज थी। सो ये डिबेट है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स। सो गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपको बताना है। सो गुप्ता एम्पायर जो कि रफली 320 से 550 तक था, ठीक है, सी तक था। एंड दी सब्सिक्वेंट पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है जो 550 से 750 सी तक था, ये एक ऐसा एरा है इंडियन हिस्ट्री में जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। इसमें लैंड ग्रांट भी होते थे इस टाइम पे, मींस जमीन जो है वो ग्रांट या फिर दान दी जाती थी। सबसे पहले है गुप्ता एम्पायर 320 टू 550। अब इसको समझते हैं कि इस पीरियड में क्या हो रहा था। देखो, एग्रीकल्चर एंड लैंड ग्रांट्स। सो लैंड ग्रांट्स जिनको देवदान भी कहा जाता है या फिर इसको ब्रह्मदान भी कहा जाता है, ये क्या है, इस टाइम पे गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, लैंड्स को ग्रांट करते थे, ब्राह्मण्स को देते थे खासकर, और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती थी उनको देते थे ताकि उनको वो कुछ रिलीजियस सपोर्ट वगैरह मिल पाए और उनकी सपोर्ट रहे उनके साथ। सो ये जो लैंड ग्रांट्स होते थे इससे स्टेबिलिटी मिलती थी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, क्योंकि इसी लैंड पे फिर क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था, फिर यहीं से क्या है कि रेवेन्यू जाता था स्टेट के पास। सो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो स्टेट का ही हो रहा है इसमें। ओके, आगे अगर आप देखो ट्रेड एंड कॉमर्स। सो गुप्ता पीरियड में आप देखोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन होता है, और इसके अलावा फॉरेन बाहर जाकर भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेड हो रहा था। सिल्क रूट जो कि बहुत फेमस रूट था, जो कि इंडिया को सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और रोमन एम्पायर से कनेक्ट करता था। इससे क्या है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत अच्छी थी इस टाइम की, और गुप्ता रूलर्स लगातार इनकरेज करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स को, और एक सेफ एनवायरनमेंट दिया उन्होंने ट्रेडर्स को ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए मर्चेंट्स वगैरह को, और रोड्स वगैरह बनवाए, ठीक है, और एक अच्छा करेंसी सिस्टम भी था इनके टाइम पे, ठीक है, करेंसीज इनकी बहुत अच्छी थी। आगे है अर्बनाइजेशन एंड क्राफ्टमैनशिप। तो कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, तक्षशिला है, इनका डेवलपमेंट होता है एज अ सेंटर ऑफ
ट्रेड, ठीक है। ये जो सिटीज थी ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह हुआ करता था, ओके, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत फेमस थी, जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, कोलकाता है, ठीक है, मुंबई है। ये हमारी कुछ सिटीज़ हैं आज की डेट में जो बहुत फेमस है। ऐसे ही ये कुछ सिटीज़ थी। आर्टिसंस जो होते थे, जो क्राफ्टमैन होते थे, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप मतलब हो रहे थे, ठीक है, और वो स्कल्पचर्स वगैरह बनाते थे, मेटल वर्क वगैरह करते थे, टेक्सटाइल्स वगैरह का काम, कपड़े वगैरह का काम करते थे। तो इससे क्या होता है कि अर्बनाइजेशन भी होता है और ट्रेड भी बढ़ता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो कि 550 से 750 के बीच में था, तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या था। तो देखिए, इसके अंदर है रीजनल एम्पायर्स एंड लैंड ग्रांट्स। सो विद द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, अब देखो पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या है कि गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है। अब रीजनल एम्पायर्स थे जैसे कि वर्धन डायनेस्टी, चालुक्यास, पल्लवास, इनका डेवलपमेंट हो रहा था, ये एमर्ज कर रहे थे। सो होता क्या है, लैंड ग्रांट्स रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टूल। सो अभी भी लैंड ग्रांट जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल था बाय दीज रीजनल रूलर्स। ये भी लैंड ग्रांट करते थे ताकि उनकी पावर बनी रहे, उनको एक लेजिटिमेसी मिले, उनको एक आम लोगों से सपोर्ट मिले, ठीक है। सो ये था पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी। और ट्रेड एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़, अब मैरीटाइम का मतलब होता है जो समुद्र वगैरह से जो ट्रेड हो रहा है। तो मैरीटाइम ट्रेड जो था वो फ्लरिश करता है इस टाइम पे आफ्टर द गुप्ता पीरियड। जो इंडियन शिप्स हैं वो जाती थी साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट अफ्रीका में, अरेबियन पेनिनसुला में एंटर करते थे, और वहाँ पे भी अब ट्रेड होने लगा था। तो कोस्टल एरियाज जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट एंड दी मालाबार कोस्ट, आप देखोगे ये हमारा इंडिया का मैप है। सो यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है। सो ये जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेजर सेंटर बन गए थे ट्रेड एंड कॉमर्स के, क्योंकि यहीं से सीधा फिर आप क्या है, कोस्टल एरियाज जो होंगे ना, यहाँ से व्यापार या ट्रेड वगैरह करना ईजी होता है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप देखोगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। टेम्पल्स बनाए जाते थे इस टाइम पे, और मोनेस्ट्रीज वगैरह बनवाई जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा दीवारों पर कार्विंग्स करवाई जाती थी, स्कल्पचर्स यानी मूर्ति वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस थी इस टाइम की, ठीक है। सो इससे क्या है, आपको पता चलता है इस टाइम पे क्या हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। राइट द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता ऑन द बेसिस ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, या फिर जिसको आप कहते हो प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। तो इसके अंदर क्या है, देखो प्रशस्ति का मतलब होता है जब आप किसी रूलर के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर अच्छा खासा बता रहे हो, तो वो प्रशस्ति कहलाता है। तो आप देखोगे इलाहाबाद जो कि प्रेजेंटली प्रयागराज है, तो प्रयाग प्रशस्ति में क्या समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। समझते हैं कि आखिर है क्या। समुद्रगुप्त जो कि बहुत ही फेमस रूलर थे एंशिएंट इंडिया के, ठीक है, गुप्ता एम्पायर में। तो वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया, समुद्रगुप्त, जो कि वो जाने जाते हैं अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वगैरह के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए, और वो आर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आर्ट वगैरह को बहुत सपोर्ट करते थे, एंड रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। उनके टाइम पे किसी भी रिलीजन को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती थी। तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, जो प्रयाग प्रशस्ति, वो एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी हार्ड सरफेस पर जब आप कुछ लिख रहे हो तो वो इंस्क्रिप्शन है, ओके। सो ऐसे ही इलाहाबाद के अंदर ये इंस्क्रिप्शन है जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने लिखा था, जो कि आपको बताता है समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, उनका कैरेक्टर कैसा था, उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, वो सब इसमें बताया गया है। सो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से समुद्रगुप्त ने बहुत सारे वॉर्स वगैरह जीती थी, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है वो अप्रिशिएट कर, मतलब उनको किया जाता है उनकी मिलिट्री स्किल्स के लिए, जो वो कैंपेन्स लेके जाते थे, ठीक है, जिससे उनकी गुप्ता एम्पायर की बाउंड्रीज को उन्होंने एक्सपेंड करा। सो ही सेड टू हैव कॉन्कर्ड मैनी टेरिटरीज, माना जाता है उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को कैप्चर किया, एंड डिफीटेड अ वाइड वैरायटी ऑफ अपोनेंट्स, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया, फ्रॉम किंग्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स, छोटे किंगडम से लेकर पावरफुल रूलर्स, सबको इन्होंने हराया, सबको, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग माने जाते हैं अपने टाइम के। आगे बढ़ें, रिलीजियस टॉलरेंस। सो इलाहाबाद प्रशस्ति ये बताती है कि समुद्रगुप्त जो है वो रिस्पेक्ट करते थे सभी रिलीजन्स की, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, वो कोशिश करते थे कि जितने भी रिलीजन्स हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करी जाए, ठीक है। ही इज डिपेक्टेड एज अ रूलर हु रिस्पेक्टेड द बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशंस।
माना जाता है कि वो अपने किंगडम में जितने भी लोग थे उनके बिलीव्स, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे। ओके, नाउ पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन। समुद्रगुप्त जो है वो सपोर्ट करते थे आर्ट को, लिटरेचर को, एजुकेशन को, ठीक है। और ये इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि वो पोएट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, स्कॉलर्स जो होते थे उनको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आर्टिस्ट लोगों को भी सपोर्ट करते थे। सो इससे क्या है कि उनके एम्पायर में एक रिच कल्चरल एनवायरनमेंट रहता था। मीन्स इनका एम्पायर बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, प्रॉस्परस माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो इलाहाबाद प्रशस्ति हमें बताती है कि समुद्रगुप्त ने एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करे, उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिससे कि उनकी गवर्नेंस भी अच्छी हुई और एट द एंड एम्पायर को ही इसका फायदा हुआ। सो ही इज प्रेज्ड फॉर हिज जस्ट रूल, यानी कि उनका जो रूल था वो जस्ट था, न्याय, मीन्स वो सभी के साथ न्याय रखते थे और उनकी कमिटमेंट जो थी अपने वहाँ की जनता के वेलफेयर के लिए उस पर वो काम करते ही करते थे। मीन्स जो कमिटमेंट दे दी उस पर वो काम करते ही थे वेलफेयर के लिए। ओके, डिप्लोमेटिक स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। मीन्स समुद्रगुप्त जो है वो अपने आस पड़ोस के जो और भी रूलर्स थे उनके साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखते थे नेबरिंग किंगडम्स के साथ में। और उनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं उससे आप देख सकते हो कि भाई वो हमेशा लड़ते नहीं थे, उनके अच्छे रिलेशन भी थे, ठीक है, जिससे गुप्ता एम्पायर को ही फायदा मिला इसका एट द एंड। आप सबसे लड़ोगे थोड़ी अगर आप पावरफुल हो। मिलिट्री स्ट्रेटेजी इनकी बहुत अच्छी थी। तो इलाहाबाद प्रशस्ति ये बताती है, ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि समुद्रगुप्त की मिलिट्री स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी और उनकी जो टैक्टिक्स, जो उनका दिमाग चलता था, जो उनकी लीडरशिप स्किल्स थी, जो उनके अंदर करेज था, बहादुरी, वो उसके लिए जाने जाते हैं। सो हिज इनोवेटिव मिलिट्री टैक्टिक्स एंड जो मतलब उनका दिमाग था, जो भी वो टैक्टिक्स थी उनकी, आर क्रेडिटेड विद इनेबलिंग हिम टू अचीव विक्ट्री इन मैनी बैटल्स। यही टैक्टिक्स की वजह से, यही स्किल्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा वॉर्स वगैरह जीते। ओके, तो समुद्रगुप्त की लेगेसी आप देखोगे, आप तो बहुत बड़े कॉन्करर थे, ठीक है, किसी को भी हरा देते थे, बहुत ही ज़्यादा करेजियस रूलर थे, ठीक है, जो कि इलाहाबाद प्रशस्ति बताती है। और उनको ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को मतलब पूरी ग्लोरी दी, एक प्राउड फील करवाया, और आज भी इंडियन हिस्ट्री में उनके बारे में गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है। डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल सोर्सेज। सो हर्षवर्धन अब जो हमारे नेक्स्ट रूलर हैं इनको समझते हैं, पहले इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था। तो आप अगर देखोगे कुछ नॉर्थ इंडिया में ही इनका एम्पायर है बेसिकली, और समझते हैं आगे चल के क्या है। तो हर्षवर्धना, जिसको सिंपली हर्षा भी कहा जाता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर थे, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी के, जो कि बहुत ही बड़े पार्ट नॉर्थ इंडिया के पार्ट पर रूल करते थे 606 से लेके 647 तक, ठीक है। सो ही इज ऑफन रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया, क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स जो अलग अलग फील्ड्स में थी वो बहुत ज़्यादा थी। ओके, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने एम्पायर को एक्सपेंड किया। हर्षवर्धन एक्सपेंडेड हिज एम्पायर क्योंकि उन्होंने आसपास के एरियाज को कॉन्कर किया, ठीक है, और नॉर्दर्न इंडिया में लगभग पूरा कंट्रोल बनाया, इंक्लूडिंग पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया का भी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे इन्होंने, हर्षवर्धन ने कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे जिनसे उनकी गवर्नेंस अच्छी हुई। ही अपॉइंटेड कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स, बढ़िया बढ़िया जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको अपॉइंट किया ताकि जो मतलब स्टेट के अफेयर्स हैं वो अच्छे से मैनेज हो सके, जो एम्पायर है उसको फ़ायदा मिल सके, ठीक है, और अपने जो लोग हैं उनका वेलफेयर हो सके। कल्चरल कंजर्वेशन, प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। हर्षवर्धन को माना जाता है कि वो बुद्धिस्ट थे या वो बुद्धिज्म के डिवोटी थे, और माना जाता है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया बुद्धिज्म को। इंडिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में हर्षवर्धन का बहुत बड़ा रोल था। एंड ही कॉल्ड द फेमस बुद्धिस्ट काउंसिल, और इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज करी थी एट कन्नौज इन 643 AD, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट स्कॉलर्स और मॉन्क आए थे। इंकरेजमेंट टू लर्निंग, सो हर्षवर्धन जो हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और लाइब्रेरीज जो हैं वो बनवाई और बड़े बड़े स्कॉलर्स को इनवाइट किया, और उनके कोर्ट में भी, मींस उनके दरबार में भी बड़े बड़े स्कॉलर्स और पोएट्स तो हमेशा रहते ही थे। ओके, लेट्स मूव अहेड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इन्होंने बहुत काम किया। हर्षवर्धन ने बहुत ज़्यादा रोड वगैरह बनवाए, ब्रिज बनवाए, इरिगेशन सिस्टम को अच्छा किया, क्योंकि होता क्या था एंशिएंट इंडिया में ज़्यादातर
जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज होती थी। तो इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया, जिससे ट्रेड अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर भी अच्छा हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स। सो हर्षवर्धन ने ट्रेड एंड कॉमर्स को भी इंकरेज किया, ठीक है। एक ऐसा एनवायरनमेंट बताया, मतलब बनाया अपने एम्पायर में, जिससे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ डेवलप हो सकें। सो उन्होंने ही इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। इसके अलावा जो दूर दराज के जो देश होते थे, जो फॉरेन कंट्रीज थी, उनके साथ भी इन्होंने ट्रेड रिलेशंस वगैरह बनाए, और प्रोमोटेड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स स्पेशली टेक्सटाइल्स टू फॉरेन मार्केट्स। खासकर जो हमारे यहाँ से जो इंडियन गुड्स होते थे, जो टेक्सटाइल्स हैं, उसकी बहुत डिमांड थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, लेट्स मूव अहेड, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो फ्रेंडली रिलेशन थे इनके अपने नेबरिंग किंगडम्स के साथ में। हर्षवर्धन एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करते थे अपने आसपास के नेबरिंग किंगडम से, उनकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी बनाए थे आस पड़ोस में कुछ, उन मतलब ऐसा भी था कि उन्होंने शादी वगैरह भी करी थी। तो ही वॉज नोन फॉर हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स एंड वॉज रिस्पेक्टेड बाय बोथ अलाइज एंड एडवर्सरीज। सो उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स इतनी अच्छी थी कि उनको हर कोई प्रेस करता था, ठीक है, चाहे उनका कोई दोस्त है, चाहे उनका दुश्मन है, भाई ये तो हर कोई मानता था कि हाँ इनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिस्पाइट हिज अचीवमेंट्स, इनके अचीवमेंट्स के बावजूद हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। आफ्टर हिज डेथ इन 647 AD, तो हिज एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, उनका जो एम्पायर था, इतना बड़ा कंसोलिडेटेड एम्पायर, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एट द एंड, क्योंकि लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो नहीं था, ओके। और जो आगे के सक्सेसर्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब हम पल्लवास के बारे में बात करेंगे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो देखिए, जो आपको ये पर्पल से कलर में नजर आ रही है टेरिटरी, ये पल्लवास का एम्पायर था, ओके। तो ये पल्लवास हैं साउथ इंडिया के अंदर। सो पल्लव डायनेस्टी जो है, जो साउथ इंडिया में रूल करती है, थर्ड एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। पल्लवास बहुत ज़्यादा फेमस है अपने रॉक कट, जो पत्थरों को काट कर कुछ बनाना, खासकर जो मंदिर बनाए उन्हें पत्थरों को काट कर, टेम्पल्स, उसके लिए फेमस है। जैसे महाबलीपुरम, ऑल्सो नोन एज ममलापुरम, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पल्लव आर्किटेक्चर का। द शोर टेम्पल, जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे शोर पर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, एंड द फेमस मोनोलिथिक रथास, चेरियट शेप्ड टेम्पल्स। ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स हैं इनके आर्किटेक्चर के। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। महाबलीपुरम आप सभी के सामने फोटो है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है, पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है। ये सारे रॉक कट एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए शोर टेम्पल है, ठीक है, ये भी पत्थरों को काट कर बनाया गया है, पत्थरों को कार्व करके उसके बाद ये पूरा मंदिर बना है। तो आप देखिए कितना टैलेंट था। द्रविडियन स्टाइल, तो एक आप अगर देखोगे, एक होता है नागर स्टाइल, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में चलता है, और साउथ इंडिया में चलता है यहाँ पे आपका द्रविडियन स्टाइल। तो द्रविडियन स्टाइल जो आर्किटेक्चर है मंदिरों का, वो इन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है। कह सकते हो द पल्लवास प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि साउथ इंडियन टेम्पल्स की एक पहचान है। सो देयर टेम्पल्स टिपिकली, आप देखोगे उसमें विमानाज होते थे, मंडपाज होते थे, और मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। एक फोटो है मेरे पास, ये देखिए, ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है मंदिर का, ओके। इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से बनाया जाता है मंदिर। क्या हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसे मंदिर होते हैं? ज़्यादातर नहीं होते। हमारे नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल के मंदिर होते हैं, लेकिन ये साउथ इंडियन जो एक स्टाइल है, आप यहाँ से समझो। ये मंदिर में क्या होगा, सबसे पहले एक गोपुरम होगा। गोपुरम मीन्स एक कोई एंट्री गेट होगा, बड़ा सा बनाया जाएगा, ठीक है, एंट्री गेट। देन उसके बाद मंडपा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा मंदिर का उसको मंडप कहा जाएगा। फिर अंदर आओगे जहाँ पे मेन मूर्ति होगी उसको गर्भगृह कहा जाएगा, ओके। और इसके पीछे वाला एरिया विमान कहलाता है, और जो टॉप होता है इसको शिखर कहा जाता है। तो ये प्रॉपर जो मैंने आपको फोटो जो स्ट्रक्चर समझाया, इसको द्रविडियन टेम्पल कहा जाता है या द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसके अलावा इन्होंने, पल्लवास ने इनोवेटिव स्कल्पचर्स वगैरह में भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। पल्लवास आर्ट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एग्जीक्यूटिव स्कल्पचर्स, यानी कि जो इनके स्कल्पचर्स हैं, जो इनकी मूर्तियां हैं,
वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। आपको दीवारों पर, पिलर्स वगैरह पर, गोपुरम्स वगैरह पर भी इनकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये मूर्तियों में बहुत हाई लेवल ऑफ स्किल देखने को मिलता है, जो आर्टिस्ट्स की स्किल्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और मूर्तियों में गॉड, गॉडेस और कुछ डिवाइन जो चीज़ें होती हैं वो डेली लाइफ वगैरह ये आपको मूर्तियों में देखने को मिलता है। सो ये पल्लवास का जो स्कल्पचर है वो आपको दिखा रहा हूँ, ये मूर्ति है जो कि आप अपने सामने देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केव टेम्पल्स। सो पल्लवास जाने जाते हैं जिन्होंने अपने रॉक कट टेम्पल्स वगैरह बनाए, जैसे कि महाबलीपुरम वगैरह में, ट्रिची में, और शोर टेम्पल जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इसके अलावा ये जो केव टेम्पल्स होते थे मेड ऑफ सॉलिड रॉक, ठीक है, गुफाओं से मंदिर बनाना, ये डिस्प्ले करता है कि ये कितने बढ़िया स्कल्पचर्स और मंदिर वगैरह बनाने में इनका आर्किटेक्चरल, आप अगर कह सकते हो स्किल्स वगैरह कितनी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप कह सकते हो ये मास्टर थे स्टोन की कार्विंग करने में। ठीक है, जो पत्थर होते हैं ना उनको कुछ बदलना, उनको पत्थरों को कुछ बनाना, टेम्पल बनाना, मूर्तियां बनाना, उसमें ये लोग बहुत आगे थे। कंट्रीब्यूशन टू आइकनोग्राफी। अब ये क्या करते थे, पल्लवा आर्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आइकनोग्राफी इन साउथ इंडिया। आइकन्स या फिर मूर्ति, ठीक है, साउथ इंडिया में मूर्ति का डेवलपमेंट पल्लवा के जो आर्ट से ही होता है। द इंट्रीसेट स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स, जो ये मूर्तियां बनाते थे, जो ये कार्विंग्स करते थे इन द पल्लवा टेम्पल सर्व एज टेम्पलेट फॉर लेटर साउथ इंडियन टेम्पल आर्ट। जो इनके मंदिरों में, जो इनकी दीवारों पर, जो इनके पिलर्स पर जो स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं वही बाद में एक टेम्पलेट का काम करते हैं। आने वाले लेटर टाइम में जो साउथ इंडियन टेम्पल्स बने वो इसी की तर्ज पर बनाए गए। ठीक है, और कई सारे देवताओं के वगैरह मूर्तियां वगैरह होती थी। तो ओवरऑल जो पल्लवास थे उन्होंने एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन दिया है कल्चरल लैंडस्केप ऑफ साउथ इंडिया। इनका कंट्रीब्यूशन आज तक आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और हिज लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर आर्टिस्ट। जो आज भी आर्टिस्ट हैं वो इंस्पिरेशन लेते हैं पल्लवास से, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो भी, और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो भी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो आर्ट आर्किटेक्चर में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो भाई बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक्सप्लेन नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा है। राइट एन ऐसे ऑन द ट्रिपाटाइट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राष्ट्रकूटास, पहलास एंड द प्रत्याहारास। सो ट्रिपाटाइट जो कॉन्फ्लिक्ट था इन तीन लोगों के बीच में, सबसे पहले तो आप मैप में समझो, ये है गुर्जर प्रतिहारास, ये राष्ट्रकूटास, ये राइट साइड में है पालास। ये तीनों लड़ते थे कन्नौज के लिए। कन्नौज स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से बहुत ही बढ़िया सेंटर था। हर कोई चाहता था इसको कैप्चर करना। अब ये तीनों लोग जो है ना इसी के लिए लड़ रहे हैं। अब मैं आपको वन बाय वन तीनों के फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द राष्ट्रकूटास। ओके, मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रकूटास के बारे में। सो राष्ट्रकूटा पावर ग्रू आफ्टर द फॉल ऑफ द चालुक्यास ऑफ बदामी। जो साउथ इंडिया के अंदर जो चालुक्यास थे, जो बदामी के, वो जब खत्म हुआ उनका वो जो डिक्लाइन हुआ, उसके बाद राष्ट्रकूटास आए। तो द डेक्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द राष्ट्रकूटास। जो डेक्कन का एरिया है ये वाला साउथ वाला, ये इनके कंट्रोल में ही था एट द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी में। ठीक है, और द फाउंडर ऑफ द स्टेट वॉज दंती दुर्गा। राष्ट्रकूटास के जो फाउंडर थे उनका नाम है दंती दुर्गा, हु डिफीटेड द चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड, और फिर कैप्चर करा बदामी को। सो ही वॉज सक्सीडेड बाय कृष्णा फर्स्ट। इसके बाद के जो सक्सेसर है उनका नाम है कृष्णा फर्स्ट, हु वॉज द अंकल ऑफ दंती दुर्गा, हु इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। कैलाश टेम्पल जो बहुत ही फेमस टेम्पल है वो भी इन्होंने ही बनवाया था। उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है, कृष्णा फर्स्ट। अब इसके बाद में कौन आता है, उनके जो एल्डेस्ट बेटे थे गोविंदा सेकंड, हु वॉज अनसक्सेसफुल रूलर। ये ज़्यादा सक्सेसफुल रूलर नहीं थे। हिज ब्रदर ध्रुवा, ठीक है, डिफीटेड कृष्णा फर्स्ट एंड कैप्चर द थ्रोन। अब इनके जो भाई हैं वो कृष्णा फर्स्ट को हराकर खुद रूलर बन जाते हैं। ध्रुवा डिफीटेड द रूलर्स ऑफ गंगा, पल्लवा एंड वेंगी। ये 2-3 जो टेरिटरीज थी इनके रूलर्स को इसने हराया ध्रुवा ने। एंड दीज विक्ट्रीज मेड ध्रुवा द रूलर ऑफ द एंटायर डेक्कन। इन जीत की वजह से एंटायर जो डेक्कन का एरिया था यहाँ पे ध्रुवा का नाम हो गया कि हाँ भाई इससे अब कोई लड़ेगा नहीं, ये बहुत पावरफुल है। गोविंदा थर्ड इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर अमंग द राष्ट्रकूटा रूलर्स। राष्ट्रकूटा रूलर्स में सबसे जो ग्रेट रूलर जिसे माना गया है वो गोविंदा थर्ड है। व्हेन ही वाज बिजी फाइटिंग इन द नॉर्थ, जब वो नॉर्थ में फाइट करने में बिजी थे
तो जो चोल और पांड्याज और जो पल्लवास थे जो साउथ के थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक अलायंस बनाकर इसके ऊपर अटैक करा, फिर भी नहीं हरा पाए। सी ही ऑल्सो सब्जुगेटेड द किंग्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका तक इसका इन्फ्लुएंस था भाई। और अमोघ वर्ष फर्स्ट वॉज ऑल्सो एन एबल रूलर, अमोघ वर्ष भी बहुत बढ़िया रूलर थे, हु रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स वगैरह को भी उन्होंने बहुत प्रमोट किया था। अमोघ वर्ष फर्स्ट जो है उसने क्या करा, अपनी कैपिटल बनाई मान्यखेत, ठीक है, और ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कृष्णा सेकंड। बाद में अमोघ वर्ष के बाद उसका जो बेटा है जिसका नाम था कृष्णा सेकंड एंड ग्रैंड सन इंदिरा थर्ड, इसके बाद के जो रूलर्स हैं ये उनके नाम है। बाद में राष्ट्रकूट रूलर्स जो आए वो इतने कैपेबल नहीं थे, तो द चालुक्याज रिगेन्ड पावर इन द लेट 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी आते आते तक चालुक्याज ने वापस अपनी टेरिटरी ले ली, पावर रिगेन कर ली। अब आते हैं पाल डायनेस्टी के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट दी पाल डायनेस्टी। इनके अंदर क्या था, देखो सबसे पहले तो समझो ये थे कहाँ पर। तो आप अगर देखोगे वेस्ट बंगाल के आसपास का एरिया, यहाँ से कुछ एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये पालास का था, ठीक है, पाल डायनेस्टी। तो देयर वॉज अनार्की एंड एम्बिग्यूटी इन द बंगाल में भाई बहुत ज़्यादा लफड़ा चल रहा था आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना। सो द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड अ पर्सन नेम्ड गोपाल, बंगाल के लोगों ने एक बंदे को इलेक्ट किया गोपाल नाम से, अपना रूलर बनाया ताकि ये अनार्की खत्म हो, अत्याचार जो हो रहे थे। गोपाला रूल्ड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक इसने रूल करा एंड सक्सेसफुली उन्होंने पाला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया। तो द पाला डायनेस्टी कंट्रोल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ, कहाँ कहाँ पे इनका कंट्रोल था देखिए, बिहार, बंगाल एंड ये आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया में कुछ टाइम के लिए बहुत पावरफुल लोग थे, ठीक है। सो द पॉलिटिकल बेसिस ऑफ द पाला डायनेस्टी वाज द फर्टाइल लैंड्स। अब ये क्या इनको फायदा था, एक तो बिहार में बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, ठीक है, बंगाल में भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, सो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा था इनका साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ये 2-3 फैक्टर थे जो पाला डायनेस्टी को इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाते थे। तो कुछ ऐसे दिखते थे इनके रूलर, जो कि आपके सामने फोटो नजर आ रही होगी आप सभी को। अब है गोपाल के जो सन थे एंड द सक्सेसर धर्मपाल, वो द सक्सेस। अब गोपाल के बाद जो उनके बेटे आते हैं वो एक सक्सेसफुल वॉरियर थे, वो जिन्होंने एक्सपेंड की बाउंड्रीज, अपनी टेरिटरी को और एक्सपेंड किया। सो आफ्टर द डेथ ऑफ धर्मपाल हिज सक्सेसर देवपाल, अब उसके बाद देवपाल आते हैं, ठीक है। सो ये पाल डायनेस्टी है ना, तो सभी के नाम के पीछे पाल पाल लिखा हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। सो ही नॉट ओनली मेंटेन द एम्पायर ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर बट ऑल्सो एक्सपेंडेड, यानी कि अब जो अगला वाला आया देवपाल, इसने एक तो जो उसको मिला था इनहेरिटेड जो एम्पायर था उसको और एक्सपेंड करा इसने। तो उसने एक एग्रेसिव इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी अपनाई, मींस लगातार कॉन्क्वेस्ट वगैरह करे, आसपास के एरियाज को कैप्चर करा। सो ही वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स वगैरह को बहुत प्रमोट किया। आर्किटेक्ट वगैरह जो उसके टाइम पर आर्किटेक्चर वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और उसने अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स वगैरह भी बनवाए। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस द पाला डायनेस्टी बिकेम इनसिग्निफिकेंट फॉर सम टाइम, इसके बाद कुछ टाइम के लिए पाला डायनेस्टी वीक पड़ गई। हिज पावर वॉज लिमिटेड टू द विसिनिटी ऑफ पटना, पटना तक ही इनकी पावर रह गई और कंप्लीटली बंगाल में इनकी पकड़ कमज़ोर हो गई। आफ्टर दिस रामपाल मेंटेन्ड पाल ग्लोरी फॉर सम टाइम, इसके बाद जो रामपाल आए जो अगले रूलर, वो कुछ टाइम के लिए हाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल रखा। सो इन बंगाल द सेन डायनेस्टी सक्सीडेड द पाल डायनेस्टी इन द 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी आते आते पाला डायनेस्टी को पूरी तरीके से हटा दिया सेन डायनेस्टी ने, ठीक है, बंगाल में से। अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार्स के बारे में। दो के बारे में तो बता दिया मैंने आपको, राष्ट्रकूटास के बारे में बता दिया, पालास के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो राष्ट्रकूटा हो गए, पाला हो गए, अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में। ये लोग कौन थे और इनका क्या मतलब मेन कौन रूलर थे इसके अंदर। तो गुर्जर प्रतिहारास वर इनिशियली अ राजपूत क्लैन। अब यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये हिस्ट्री है और ये किसी न किसी के पीओवी से लिखी गई है, इसको हर कोई नहीं मानता, ठीक है। हो सकता है कि इसमें किसी को बुरा लग जाए कि ये इसमें गुर्जर प्रतिहार को राजपूत क्यों दिया गया है, क्योंकि ये हमारा पीओवी नहीं, ये हिस्टोरियंस का है और ये गलत भी हो सकता है। ये किसी और हिस्टोरियन ने इसको गलत भी माना होगा, किसी ने सही भी माना होगा, तो ये डिबेट के मुद्दे हैं, ठीक है। सो माना जाता है कि
इसके अलावा गुर्जर्स जो हैं वो सेटल होते हैं इंडिया में इन द 6th सेंचुरी। सो ऐसा माना जाता है, इट इज़ नाउ बिलीव दैट गुर्जर प्रतिहारास वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हेयर, ये यहीं के ही हैं और वो क्षत्रिय कास्ट से आते हैं। जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनको बताया गया है कि वो क्षत्रिय हैं। एंड हिज एंसेस्टर वॉज हरीश चंद्रा हु मैरिड अ क्षत्रिय विमेन नेम्ड भद्रा। माना जाता है जो गुर्जर प्रतिहार के जो पूर्वज हैं जिसका नाम है हरीश चंद्र, जिन्होंने शादी करी थी एक क्षत्रिय महिला के साथ जिसका नाम भद्रा था। तो उसी की वो जो जो आप कह सकते हो कास्ट वगैरह है, उसको जो भद्रा के जो बच्चे थे, जो सन थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया अपनी मदर की कास्ट को। कुछ एविडेंस ये कहते हैं कि जो एंसेस्टर्स ऑफ गुर्जर वर रिलेटेड टू लक्ष्मण, कुछ कहते हैं कि गुर्जर्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो भगवान लक्ष्मण से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारास वर पोलीथीस्ट, यानी कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, जैसे विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, भगवती माता है, माता रानी। सो प्रतिहारास अपोज द इनफिल्ट्रेशन ऑफ अरब्स। अब गुर्जर प्रतिहारों ने जो अरब लोग थे आते थे अटैक करने, उनके अटैक्स को रोका। एंड ही इज नोन प्राइमरली फॉर हिज सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द वेस्ट। खासकर अगर आप देखोगे ये हमारा इंडिया है, तो वेस्ट से जितना भी इन्वेजन होता था, जो लोग अटैक करने आते थे इन्वेडर्स, उनको गुर्जर प्रतिहारास अच्छा खासा रेजिस्टेंस देते थे, रोकते थे। तो द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नाग भट्ट। नाग भट्ट पहले रूलर थे जिनके रेन के टाइम पे अरब मुस्लिम्स ने इन्वेट करा सेंट्रल इंडिया को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, बाय कैप्चरिंग सिंध, लेकिन बाद में उनको हरा दिया गया। नाग भट्ट आप देखोगे इन्होंने अपनी पावर को ऐसे ही बनाए रखा। आगे नाग भट्ट के बाद का आते हैं, फिर देवराज आते हैं, फिर देवराज के बाद वत्सराज आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये सारे रूलर्स थे इनके जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वत्सराज के जो ग्रैंडसन थे रामभद्र, उन्होंने 3 साल तक रूल किया था। आगे बढ़े अगर, रामभद्रा के जो बेटे मिहिर भोज जी हैं, अब ये बहुत बड़े रूलर माने गए हैं, ये सबसे पावरफुल रूलर थे अपनी डायनेस्टी के। ठीक है, मिहिर भोज जी को माना जाता है कि जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है उसके सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर। उन्होंने कन्नौज को भी कंट्रोल में कर लिया और अपनी कैपिटल भी बनाई। मिहिर भोज ने डिफीट करा पाल राजाओं को, नारायण पाल एक उसमें से राजा थे जिसको उन्होंने हराया था, किंग थे, एंड कॉन्कर्ड द वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, मिहिर भोज ऑल्सो रिमेन्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द राष्ट्रकूटास, जो राष्ट्रकूटास थे वाले, उनके साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था। फिर है महेंद्र पाल, लाइक हिज फादर, मिहिर भोज के बेटे थे महेंद्र पाल, और उन्होंने भी आर्ट आर्किटेक्चर को सपोर्ट किया, अपने स्टेट की डिग्निटी को बनाए रखा। लेकिन उसके बाद के जो सक्सेसर्स हैं वो थोड़े से वीक थे, तो उतना ज़्यादा पावरफुल एम्पायर फिर बाद में नहीं बन पाया। तो ये था पूरा मैप जो मैंने आपको समझाया तीनों के बारे में। तीनों कन्नौज के लिए लड़ते थे। ठीक है, और होता क्या है, ये जो ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट था, इससे क्या है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते थे, अलायंस बनते थे। ठीक है भाई, देखो कोई यहाँ पे लड़ने गया तो 3 लोगों ने अलायंस बना के इस पर अटैक कर दिया, कभी 3 लोगों ने इधर से अलायंस बना के इस पर अटैक कर दिया। सो ये अलायंस बनते रहते थे और बिगड़ते भी रहते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होते थे वो क्या मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह होते थे। ठीक है, या आप अगर कहोगे ज़्यादातर तो मिलिट्री ऑपरेशन ही होते थे, या किसी को पॉलिटिकली वीक करना है, उसको उसकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, उसके राजा को पकड़ लिया, ऐसा होता था। सो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये शिफ्ट होता रहता था, चेंज होता रहता था। ठीक है, कोई टेरिटरी जीतता था टेम्परेरी, फिर उसके बाद हार जाता था। सो कोई भी एम्पायर ऐसा नहीं था जो कि परमानेंट डोमिनेंस कर पाए एक लंबे समय तक। कोई भी ऐसा एम्पायर नहीं रहा जो एक ही एम्पायर बहुत लंबे समय तक टिका हो। ठीक है, अल्टीमेटली हर एम्पायर वीक हुआ किसी ना किसी वीक सक्सेसर की वजह से, और वो एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। ओके, तो ये बात है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, समझते हैं। जो राजपूत हैं उनके ओरिजिन की थ्योरी यहाँ पे पूछी जा रही है। सो बेसिक थ्योरीज जो हैं उसमें से एक ये माना जाता है इंडिजीनियस थ्योरी है, मींस जो लोग मानते हैं कि इंडिया के ही हैं राजपूत। कुछ लोग कहते हैं ये फॉरेन ट्राइब है, कुछ लोग मानते हैं कि जो राजपूत हैं वो कहीं बाहर से आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं दोनों के बारे में। सो द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स, जो कि एक प्रोमिनेंट वॉरियर क्लास मानी जाती है इंडिया के अंदर, राजपूतों को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है, वो एक डिबेट का टॉपिक है कि ये थे कहाँ के। मतलब हिस्टोरियंस इस बात पे बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं। तो क्षत्रिय ओरिजिन माना जाता है इनका। मैनी राजपूत क्लेम, वो ये मानते हैं कि वो एंशियंट क्षत्रिय वॉरियर्स के ही वंशज हैं।
ठीक है, और उनकी लीनिएज को सन और मून डायनेस्टीज के साथ जोड़कर देखा जाता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ऐसे राजपूत अपने आप को खुद को बताते हैं, जैसे पुराण वगैरह में दिया गया है। तो वो ऑफन अपने आप को एसोसिएट करते हैं विद द ग्रेट फिगर सच एज रामा। कोई कहता है कि हम भगवान राम के वंशज हैं, क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी राजपूत हैं, तो ऐसा भी कोई कहता है। कोई खुद को कृष्ण का वंशज बताता है, ठीक है, कोई ये कहता है कि हम क्षत्रिय वर्ण के ही हैं, ठीक है, तो ऐसा है। इसके अलावा फॉरेन ओरिजिन के बारे में ये बताया जाता है, कुछ थ्योरीज ये मानती हैं कि जो राजपूत हैं उनके ओरिजिन जो है वो इंडिया में नहीं, कहीं बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया, खासकर सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया। तो ये जो थ्योरीज हैं ये, आप कोई कहता है कि माइग्रेशन हुआ था इनका, ठीक है, एंड इन्वेजन की थ्योरी है, मींस बाहर के लोगों पे इन्वेजन हुआ तो वो माइग्रेट होकर इंडिया में आ गए, वही राजपूत हैं, ऐसा भी कोई कह रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, यहाँ के कस्टम्स को अडॉप्ट कर लिया, यहाँ की आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लिया। सो इस नरेटिव में आप देखोगे तो राजपूत आर सीन एज डिसेंडेंट्स ऑफ दीज फॉरेन इन्वेडर्स। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्हीं के ही डिसेंडेंट्स, उन्हीं के ही वंशज हैं जो हमारे राजपूत हैं, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में आए और फिर धीरे धीरे इंडिया में ही सेटल हो जाते हैं। इंडिजीनियस ट्राइबल ओरिजिन, कुछ लोग ये मानते हैं, एक और पर्सपेक्टिव है, राजपूत हैव इंडिजीनियस ट्राइबल ओरिजिन, इंडिया में ही है बट ये कोई ट्राइब थी, ये ट्राइब थी। अब होता क्या है, कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ ट्राइबल ग्रुप हुआ करते थे और कम्युनिटीज होती थी अलग अलग इंडिया के पार्ट में, जो बाद में क्षत्रिय आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेती है। मींस स्टार्टिंग से क्षत्रिय नहीं थे, बाद में क्षत्रिय बन जाते हैं और अपना लाइफस्टाइल उन्होंने वॉरियर्स जैसा कर लिया, धीरे धीरे वो एक राजपूत कम्युनिटी उन्होंने बना ली अपनी। और यही थ्योरी मानती है कि ये एक, मतलब आप कह सकते हो कि राजपूत लोग जो हैं खुद को क्षत्रिय बना रहे थे। तो दिस थ्योरी एम्फसाइजेज द डाइवर्स एंड मल्टीफेसिटेड नेचर ऑफ द राजपूत कम्युनिटी, जहां पे ये पता चलता है कि कई अलग अलग क्लैंस, कई अलग अलग ग्रुप्स आपस में एक हो जाते हैं और खुद को राजपूत कहते हैं और खुद को क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, लोग मानते हैं जो गुर्जर प्रतिहार हैं वर अ मेजर डायनेस्टी इन मिडेवल इंडिया। मिडेवल इंडिया में आपको मैंने अभी बताया है बहुत बड़ी डायनेस्टी थी गुर्जर प्रतिहार, और कुछ थ्योरीज ये बताती हैं अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द राजपूत एंड दिस डायनेस्टी। जैसे कि एक वर्ड राजपूत जो है ये समटाइम्स माना जाता है, ये ओरिजिन इसका है राजपुत्र से, राजपुत्र वर्ड से राजपूत निकला है। राजपुत्र का मीनिंग होता है सन ऑफ अ किंग। तो माना गया है जो कि उस टाइम की रूलिंग फैमिलीज थी, जो डायनेस्टीज थी, जैसे गुर्जर प्रतिहार वगैरह, वही थे, मतलब उन्हीं के ही आगे जो आए वो राजपूत हो गए। फिर है लोकल चीफटेन्स एंड क्लैंस। कुछ लोग ये मानते हैं कि राजपूत क्लैंस होते थे, ठीक है, जो लोकल जो सरदार वगैरह होते हैं, जंगल वगैरह के जो ट्राइबल लोग होते हैं, क्लैंस वगैरह होते हैं, जो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में रहते थे। ओवर द टाइम ये जो लोकल लीडर्स और जो ग्रुप्स थे, इन्होंने खुद को कंसोलिडेट करा अपनी पावर को और इवेंचुअली एक राजपूत कम्युनिटी बनाई। मीन्स पहले ये सभी अलग अलग थे, ठीक है, जो चीफटेंस थे, बाद में ये एक हो गए। फिर है माइथोलॉजिकल ओरिजिन्स। डिफरेंट राजपूत क्लैंस ये भी मानते हैं कि उन, मतलब कई सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं और कई मिथ भी हैं जो बताते हैं दीज मिथ्स ऑफन इन्वॉल्व डिवाइन। कोई कहता है कि ये मतलब बहुत दैवीय तरीके से आए हैं, डिवाइन तरीके से आए हैं। कोई कहता है कि मतलब इनके एंसेस्टर्स हीरो थे, बड़े बड़े देवता थे, ठीक है, वहाँ से ये राजपूत आए हैं। और बहुत ज़्यादा हमें रिच ओरल ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, जो कि जो पुरानी कहावत वगैरह होती है वो बताते हैं राजपूत ऐसे आए, उस ऋषि ने तपस्या करी थी तो ये मतलब राजपूत बने। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना कि जो राजपूत की थ्योरी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप देखोगे इस पे हर किसी की अपनी एक वो हो सकती है, अपना कमेंट हो सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। एडिशनली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं और जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं, ठीक है, वो भी हमें लगातार चेंज होती हुई दिखती हैं। ये जो ओरिजिन है और जो इवोल्यूशन है राजपूत्स का, ओवर द टाइम आपको टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे जैसे नई नई रिसर्च सामने आती हैं। ओके, फिर है डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट अंडर दी चोलास। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है जो चोल थे उनके टाइम पर, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये आपका चोला एम्पायर है, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये वो एरियाज हैं जहां पर चोलास का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा था, अच्छी खासी पकड़ थी। ओके, और जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है ये ट्रेड रूट है, मींस यहां से ये लोग ट्रेड किया करते थे। तो ये चोलास का मैप था जो मैंने आपको दिखाया अभी।
तो इसमें क्या है, चोला डायनेस्टी जो है, जो कि सदर्न इंडिया में 9th से लेके 13th सेंचुरी तक रहती है, एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल के गई पॉलिटिकल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल लैंडस्केप पर। ठीक है, 2-3 चीज़ों में इन्होंने बहुत अच्छा किया था। समझते हैं वन बाय वन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखेंगे सबसे पहले हम अंडर दी चोलास। ये क्वेश्चन आते हैं जितने भी आपको करवा रहा हूँ मैं। सबसे पहले इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइज था। तो इसमें होता क्या है, मान लो ये जो पावर है, ठीक है, जो पावर होगी वो सारी की सारी बस किंग के पास होगी, कोई पावर किसी और के साथ शेयर नहीं होगी। ठीक है, सारी पावर जो है सेंट्रलाइज्ड होगी किंग के पास। तो द चोलास एस्टेब्लिश द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और ब्यूरोक्रेसी भी थी, मींस इनके पास अपने ऑफिशियल्स वगैरह भी होते थे। और ये एम्पायर जो है अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और हर प्रोविंस का गवर्नर होता था या वाइसराय होता था, जिसको मंडलम वगैरह भी कहा जाता है। और नेवी एंड सी पावर, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अचीवमेंट जो थी चोलास की, वो थी उनकी पावरफुल नेवी। ठीक है, जो उनकी समुद्री सेना थी, जो उनकी नेवी थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। ठीक है, इसकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा मिलता था वॉर वगैरह में। तो दे कंट्रोल्ड द सीज, इनका समुद्रों पे बहुत अच्छा खासा कंट्रोल था, ट्रेड वगैरह पे, मैरीटाइम ट्रेड पे इनका कंट्रोल था। साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, इवन चाइना के कुछ पार्ट्स में भी इनका कंट्रोल था। इनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा था। कुछ ऐसी थी इनकी नेवी, आप देख सकते हो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ये इनकी नेवी थी। फिर है एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी अंडर द रूल ऑफ ग्रेट चोला किंग्स, जैसे कि राजा राज चोल, राजेंद्र चोल फर्स्ट। ये एम्पायर इतना एक्सपेंड हुआ, इतनी इनकी टेरिटरीज का एक्सपेंशन हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आज की डेट का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, श्रीलंका सब इन्हीं के अंडर में था एक टाइम पे। फ्यूडल सिस्टम, चोलास अपने एरिया में, अपने एम्पायर में एक फ्यूडल सिस्टम फॉलो करते थे, जहाँ लैंड ग्रांट कॉमन थे। देखो फ्यूडल सिस्टम में होता क्या है कि ये अगर किंग है, ये लैंड देगा किसको, जो नोबल्स होते हैं उनको, और ये नोबल बदले में क्या देंगे, मिलिट्री सर्विस देंगे। ये चीज़ें होती थी। इससे क्या है कि चोलास को मिलिट्री हमेशा रेडी मिलती थी। लीगल सिस्टम बहुत अच्छा था, चोलास हैड अ वेल डिफाइंड लीगल सिस्टम, और इनका लीगल सिस्टम हिंदुइज्म का जो टेक्स्ट है मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति, इसके ऊपर बेस्ड था। मीन्स ये हिंदुइज्म को पूरा सपोर्ट करते थे। और दे ऑल्सो हैड अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनकी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होती थी विलेज लेवल पर, जिसको उर या फिर सभा कहा जाता था। ओके, सो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोकल लेवल पर भी इनका अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं अब हम, कि चोलास के टाइम पे कल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सो जो चोला पीरियड है वो जाना जाता है अपने एक्सीलेंट टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए। जो मंदिर बनाए जाते थे खासकर द्रविडियन स्टाइल में, मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर का, जो कि राजा राज चोल फर्स्ट ने बनाया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है, आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत सुंदर शानदार मंदिर था जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ठीक है, राजा राज फर्स्ट जो थे, राजा राज चोल फर्स्ट ने इसको बनवाया था, और फोटो आप सभी के सामने है। आगे बढ़ें, अगर हम लिटरेचर की बात करें, तमिल लिटरेचर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फ्लरिश हुआ। तो द चोलास वर ग्रेट पेट्रन्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर को सपोर्ट करते थे भाई चोला रूलर्स, और बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम पे, जैसे कि एपिक है एक सिल्लपतिकरम, ठीक है, और मनी मेकलाई। ये कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो इसी टाइम पर जो है मतलब डेवलप हुए, कंपोज किए गए इस पीरियड में। ये नाम आप लिखोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। ये सिल्लपदिगम की एक फ़ोटो है, ठीक है, एक स्टोरी है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तो वो रिलेवेंट नहीं है, बट आप नाम याद रख लेना बस। म्यूजिक एंड डांस, सो द चोला वर ऑल्सो पेट्रन्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक और डांस को भी ये लोग प्रमोट करते थे। जो एंशियंट तमिल म्यूजिकल टेक्स्ट है सिल्लपतिकरम, इसमें आपको साउथ इंडियन म्यूजिक वगैरह, जो डांस फॉर्म वगैरह होती थी, जो उस टाइम पे बहुत प्रेवलेंट थी चोला पीरियड में, वो आपको देखने को मिलेंगी अगर आप ये टेक्स्ट पढ़ते हो तो। रिलीजन की बात करें तो चोलास वर सपोर्टर ऑफ शैविज्म, ये शिव जी को बहुत मानते थे, शिव जी की वर्शिप करते थे। हाउएवर वो ऑल्सो बाकी रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट उतनी ही करते थे, बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो। मैनी टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, बहुत सारे मंदिर बनाए गए, बहुत ज़्यादा मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई गई इनके टाइम पर, जो कि बताता है कि इनके टाइम पर रिलीजन काफ़ी डाइवर्स था।
एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप्स। तो चोलास के टाइम पर आप देखोगे कि एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने बहुत वर्क किया, स्कॉलरशिप वगैरह ये दिया करते थे, ठीक है। और मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो पढ़ाई के सेंटर होते हैं जिनको आप यूनिवर्सिटी कहते हो, वो इन्होंने बहुत ज़्यादा बनवाई थी, ठीक है, अपने टाइम पर, जिसको घटिका कहा जाता था। वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द एम्पायर, एम्पायर के बाहर के भी स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे यहाँ पे, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ठीक है। तो ये था हमारा चोला एम्पायर। इन शॉर्ट, द चोला डायनेस्टी वाज अ गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ सदर्न इंडिया। आप कह सकते हो साउथ इंडिया जब आप पढ़ते हो तो उसका जो गोल्डन एज था वो चोला पीरियड था, जिसमें पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, कल्चरल फ्लरिशिंग का जो मतलब कल्चरल फ्लरिशिंग का टाइम था, फ्लरिशिंग का टाइम था, और आर्किटेक्चरल आप देखोगे कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, चाहे वो मंदिर हो। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और कमेंट करके भी आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।